बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस थी, और हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस का डिफरेंस भी देखा था कि अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन ये टाइप की हो तो ये क्या करेगी, दूसरी टाइप की हो तो वो क्या करेगी। लाइक ऐड यू सिर्फ अनसाइंड नंबर्स को ऐड करेगी। ऐड आई में आपके पास इमीडिएट नंबर भी आ सकता है एक ऑपरेंड के तौर पे, या कांस्टेंट नंबर। मतलब हमारे पास दोनों नंबर्स जो ऐड हो रहे होंगे वो रजिस्टर्स नहीं होंगे, दोनों ऑपरेंड्स, एक रजिस्टर होगा और एक कोई इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। और अगर ऐड आई यू होगा तो हमारे पास एक इमीडिएट वैल्यू होगी या कांस्टेंट, और दूसरा कोई अनसाइंड नंबर होगा रजिस्टर में। अब देख भी लेते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐड करना है, आपने एक सिचुएशन दे दीजिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है और सब्ट्रैक्ट की है, इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक कि हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अभी एक बात याद रखनी है कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, एफ, जी, एच और आई और जे, 5 वेरिएबल्स हैं, और इनको स्टोर करने के लिए हमने 5 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, $S0 से लेके $S4 तक। इसका मतलब S0, S1, S2, S3, S4 5 रजिस्टर्स हैं। S0 में F है, S1 में G है, S2 में H है, S3 में I है और S4 में J की वैल्यू स्टोर है। हमें कहा गया है कि आपने G प्लस H करना है और I प्लस J करना है, फिर G प्लस H का जो रिजल्ट है उसमें से I प्लस J को सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनल वैल्यू F में स्टोर करवा देनी है। तो हम एट अ टाइम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस सब को एक साथ नहीं कर सकेंगे। तो हम G और H को ऐड करते हैं। G हमारे पास पड़ा हुआ है, इस तरतीब से देखें तो S1 में, और H हमारे पास पड़ा हुआ है S2 में। तो हम S1 और S2 को ऑपरेंड्स में लिख लेंगे और T0 अपनी मर्जी का एक रजिस्टर रख लिया, जिसमें हम इन दोनों के रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे। अब हमारे पास G प्लस H T0 में आ गया, ये देखें कमेंट में भी लिखा हुआ है। इसी तरह I और J को ऐड कर लेंगे, वो भी अनसाइंड नंबर्स के तौर पे ले लेंगे दोनों को। S3 और S4 में I और J पड़ा हुआ है, दोनों को ऐड किया और $T1 में इसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट भी स्टोर हो गया, इसका भी स्टोर हो गया। अब हमारे पास ये एक वैल्यू के तौर पे आ चुकी है टर्म, और ये टर्म भी, एक्सप्रेशन भी एक वैल्यू के तौर पे आ चुका है। अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट F में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट अनसाइंड की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, सब यू। तो सब यू की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन स्टोर था T0 में, ये वाला एक्सप्रेशन स्टोर था T1 में। तो T0 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड को माइनस करने के लिए सब यू के जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको यूज कर रहे हैं, और S0 में हमारे पास हमने यहाँ पर रखा हुआ है F। तो S0 में हम फाइनल रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमने कोई सिचुएशन दी गई हो अगर कि ये एक्सप्रेशन बनाना है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके किस तरह बना सकते हैं। इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास एक इमीडिएट नंबर आ गया है और एक कांस्टेंट है, उनको ऐड करना है बगैर किसी रजिस्टर में रखवाए इमीडिएट वैल्यू को, दूसरी वैल्यू तो रजिस्टर में ही पड़ी होगी, तो ऐड आई यू की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। क्योंकि एक हमारे पास इमीडिएट है, आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, यू स्टैंड्स फॉर अनसाइंड, तो अनसाइंड वैल्यू रजिस्टर में आ जाएगी, इमीडिएट वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, और ऐड आई यू की इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये काम भी हम कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल बिटवाइज इंस्ट्रक्शंस आती हैं। लॉजिकल बिटवाइज इंस्ट्रक्शंस में आपके पास लॉजिकल गेट्स यूज हो रहे होंगे, लाइक एंड, और, नोर, एक्सोर, और इन्हीं के साथ हम एक एक बार इमीडिएट भी लगा के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिकल गेट्स के। एग्जांपल आप देख लें कि इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स क्या होगा। जनरल सिंटैक्स लिखा हुआ है, बाकी सिचुएशन के मुताबिक हम यूज करते जाएंगे कि इमीडिएट वैल्यू हो तो इमीडिएट ऐड कर देंगे, अगर सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो सिंपल 2 रजिस्टर्स में वैल्यूज रखवा दिया करेंगे और फाइनल रिजल्ट एक थर्ड रजिस्टर में स्टोर हो जाया करेगा। एंड आपको पता ही है क्या करता है,
सिर्फ अभी सिंटैक्स देख लें, इसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं। एंड में इन दो का एंड होगा, रिजल्ट S1 में आएगा। और में इन दोनों का और होगा, एक्सोर में दोनों का एक्सोर होगा, नोर में दोनों का नोर होगा, और फाइनल रिजल्ट सबसे लेफ्ट वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इमीडिएट वालों में क्या होगा, एक वैल्यू इमीडिएट आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएगी। अभी तक यही हमने पढ़ा है। अब जरा इनकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक ट्रुथ टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास दो ही इनपुट्स हैं तो हम दो इनपुट्स वाले ट्रुथ टेबल्स देख रहे हैं। हर एक में हमारे पास दो इनपुट्स थी और तीसरा हमारे पास रिजल्ट स्टोर करने के लिए रजिस्टर होता था। तो दो दो इनपुट्स हैं और उनके सामने उनकी आउटपुट लिखी हुई है हर गेट की। एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी या ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगी या 1 आएगी, अदरवाइज 0। मतलब एंड, जिस तरह हम कहते हैं ये और ये, मतलब दोनों चीजें होंगी तब, कोई एक नहीं, दोनों का होना जरूरी है। एक्स और वाई, और गेट में क्या होगा कि हमारे पास दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं, किसी दोस्त को कह देते हैं कि कल आप आ जाना, या फिर किसी और का भी नाम ले देते हैं कि या ये आ जाए तो हम मिलके ये काम कर लेंगे। तो उसका मतलब होता है या, कि दोनों में से कोई एक भी आ जाए, दोनों आ जाए तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन कोई एक भी 1 हो या ट्रू हो तो आउटपुट 1 आ रही है, ये देखें। लेकिन कोई एक भी अगर 1 ना हुआ तो आउटपुट 0। एक्सओर, अगर दो इनपुट वाला एक्सओर है तो उसमें सिर्फ एक का 1 होना जरूरी है, दूसरा अगर 1 हो गया तो आउटपुट 0। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो इनपुट्स की जो आपकी वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक की 0 है तो दूसरे की 1 होनी चाहिए, एक की 1 है तो दूसरे की 0 होनी चाहिए। दोनों डिफरेंट है, अगर सेम हो जाएंगी, चाहे 1 है चाहे 0, तो आउटपुट 0 आ जाएगी। नोर में क्या होगा, ये और का नोट है आपके पास, और जहां पर 0 आता था आउटपुट में वहां पर ये नोर 1 हो जाता है, बाकी सब में 0। इमीडिएट अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो एक वैल्यू रजिस्टर में आ जाएगी, दूसरी 0 1 की फॉर्म में आपके पास इमीडिएट में आप रखवा लोगे, डायरेक्ट वो वैल्यू लिख लोगे। आई होप कि इसकी समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। बाकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी चाहे आप एक पिक्चर ले लें इसकी, या वीडियो स्टॉप करके इन वैल्यूज़ को एक जगह लिख लें कि S1 में मैंने ये वैल्यूज़ रखवाई हैं, S2 में मैंने ये वैल्यूज़ रखवाई हैं, और जो इनके सामने हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं S1 और S2 को और कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, एक्सोर कर रहे हैं और नोर कर रहे हैं, तो जो आउटपुट्स आ रही हैं वो सामने कमेंट्स में ये लिखी हुई हैं। एंड में ये आएगी, और में ये आएगी, एक्सोर में ये वैल्यू आएगी, और नोर में ये वैल्यू आएगी। लेकिन इनके लिए आपके पास इनपुट में यही वैल्यूज होना लाजमी है, अदरवाइज आउटपुट डिफरेंट हो जाएगी इनपुट को देखते हुए। इन वैल्यूज का आप थोड़ा सा बता दूं, जब भी 0x लिखा होगा किसी इनपुट के साथ, तो ये बात आपने याद रखनी है, वो हेक्साडेसिमल डिजिट होगा हर एक वैल्यू। हेक्साडेसिमल मीन्स हर एक डिजिट या हर एक वैल्यू, जिस तरह A है, B है, इनमें से हर एक, A भी, B भी, C भी, D भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, हर एक वैल्यू इंडिविजुअली 4 बिट्स में स्टोर हुई होगी। हर एक वैल्यूज ने 4 बिट्स ली होंगी। तो A को 4 बिट्स में लिखना हो तो आपको पता है आपके पास A 9 के बाद आता है 10, B को हम 11 कहते हैं, C को 12 कहते हैं, D को 13 कहते हैं, E को 14 कहते हैं, डेसिमल में देखें तो F को हम 15 कहते हैं। तो हर एक वैल्यू 4 बिट्स में आ रही है, तो A आपके पास 10 बन रहा है, तो 10 को 4 बिट्स में अगर लिखना हो आपने तो 1010 बनता है। इस तरह आपने हर एक को 4 बिट्स में नीचे कन्वर्ट करके लिख लेना है, इसको भी 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। F में हर जगह 1 आ जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ हर एक डिजिट 4 बिट्स में कन्वर्ट होगा, तो 0 की 4 बिट्स में लिखें तो 4 zeros ही आ जाते हैं। फिर आपने 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये टोटल 8 डिजिट्स हैं एक इनपुट के। आप काउंट कर लें तो 8 डिजिट्स हैं, ABCD 1 2 3 4, 8 डिजिट्स बन रहे हैं। 8 डिजिट्स को जब आप कन्वर्ट करोगे 4 बिट में, एक डिजिट 4 बिट ले रहा है, तो 4 क्रॉस 8 या 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32। तो ये 32 बिट वैल्यू बन गई। मैंने आपको बताया भी था हर रजिस्टर में 32 में 32 बिट इंस्ट्रक्शन होती है, और हर रजिस्टर में 32 बिट वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन वैल्यूज को अपने पास लिख लेना है, 32 बिट में इसको लिख लेना है, 32 बिट में इसको लिख लेना है, जो मैंने तरीका बताया है हर डिजिट को 4 बिट्स में कन्वर्ट करके। फिर आपने ऑपरेशंस खुद से ड्राई रन करने हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू 0 1 होगी, तो ऊपर भी 0 होगा और 1 नीचे भी 0 1 होगा। हर एक को उसकी पोजीशन वाले नीचे वाली इनपुट के साथ एंड करना है फर्स्ट टाइम,
दूसरी बार और करोगे, तीसरी बार एक्सोर, थर्ड और लास्ट टाइम नोर। जब आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे तो आपके पास एक आउटपुट भी हर एक केस में 32 बिट की ही आएगी। तो आपने क्या करना है, उस आउटपुट को फिर वापस कन्वर्ट करना है हर 4 बिट के डिजिट को, हर 4 बिट को एक डिजिट में। जिस तरह यहाँ पर 4 है लास्ट और यहाँ पर लास्ट 0 है। 4 को अगर मैं लिखूं बाइनरी में 4 डिजिट्स में, क्योंकि 4 बिट्स में आएगा ना, हेक्साडेसिमल है हर डिजिट, तो 4 को 4 बिट्स में लिखूं तो मेरे पास 0100 आ जाएगा और 0 के अगेंस्ट 4 जीरोज आ जाएंगे। जब नीचे हैं ही 4 जीरोज और ऊपर जो मर्जी है, तो मेरे पास एंड में तो दोनों 1 होने चाहिए ना। तो इस 0 के सामने जो मर्जी आ रहा है, हर एक 0 के सामने जो भी आ रहा है वो 0 ही हो जाएगा आउटपुट में। तो इस तरह आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं एंड करने के बाद। इसकी एक पिक्चर ले लें, हम इसी वैल्यू को कोड को रन करते हैं और फिर वेरीफाई भी करते हैं कि हमारे पास आउटपुट यही आ रही है या कुछ और। डाटा मैंने वैसे लिखा है यहाँ पर सेगमेंट, आप ना भी लिखें तब भी चल जाएगा क्योंकि डाटा सेगमेंट है ही खाली। टेक्स्ट सेगमेंट हमें लिखना पड़ेगा। अब हम इस कोड को कंपाइल कर असेंबल करते हैं। असेंबल किया, ओहो ओके, इसमें एरर आ रहा है। मैं नीचे कुछ वैल्यूज रखवाई हुई हैं। चलें, हम इसको दोबारा सेव करते हैं और मैंने इसको असेंबल किया। अब मैंने इसको रन कर दिया। हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि यही वैल्यूज आई हैं हमारे पास। S3 हमारे पास एंड को स्टोर कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो रजिस्टर्स की टैब में S3 ये है। S3 में ABCD टेट्रा 0 आ रहा है। आपने जो पिक्चर ली थी पहले उसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, यही आउटपुट शो हो रही थी। S4 में जो शो हो रही है यही वहाँ पर लिखी हुई थी। S5 में जो लिखी हुई है यही थी। S6 में जो आ रही है यही थी। अब इन वैल्यूज को चेक भी कर सकते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। अच्छा, अब हमारे पास है, अगर हमने कोई इमीडिएट वैल्यू लोड करवानी हो तो हमने LI के थ्रू करवाते हैं, लोड इमीडिएट डॉलर वो वैल्यू और रजिस्टर और आगे वो वैल्यू कोमा के बाद। तो हमारे पास वो वैल्यू 32 बिट की उस रजिस्टर में स्टोर हो जाती है क्योंकि हर रजिस्टर 32 बिट मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है अगर 32 बिट के कांस्टेंट को आपने स्टोर करना हो तो अब कैसे हो रहा होता है, असेंबलर उसको कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि जो इमीडिएट वैल्यू है वो 32 बिट से बड़ी हम नहीं लिखवा सकते। रजिस्टर में स्पेस होती है 32 बिट की, लेकिन इमीडिएट वैल्यू का जो लिमिट है ना वो 32 बिट नहीं है, वो 16 बिट ही है। मतलब हमें 2 बार वो लोड करवाना पड़ेगा, हम तो एक बार ही लिखेंगे लेकिन असेंबलर उसको 2 इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म कर रहा होगा। ये 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। चलें अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल भी क्या वैसा है भी, ये सिर्फ ये बात ही की जा रही है। ये देखें पहली इंस्ट्रक्शन है हमने जो यहाँ लिखी थी लोड इमीडिएट, आगे 8 डिजिट्स हैं और हर एक डिजिट हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट का होगा और टोटल 32 बिट बन जाएंगे 8 डिजिट्स मिलके। तो ये 32 बिट मैंने लोड तो करवाया है S1 में। क्या मेरे पास जब मैंने इसको रन किया था, असेंबल किया था और उसके बाद क्या जब मैंने इसको असेंबल किया था और फिर मैंने रन किया था, देखें पहले तो असेंबल हमने किया तो ये देखें इसने सबसे पहले एक लोड अनसाइंड इमीडिएट किया, फिर और इमीडिएट किया और मिला के वो वैल्यू आपके पास इसने S1 में ये $1 में रखवा दी। तो इस तरह से हमारे पास ये 32 बिट वैल्यू आ रही है, 16 बिट नहीं आ रही। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास 32 बिट वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रही होती, वो 16 बिट करके स्टोर हो रही होती है जैसे यहाँ बताया गया है। एक अपर 16 बिट्स होते हैं जो हमने पहले लोड करवाए होते हैं, दूसरे आपके पास लोअर 16 बिट्स होते हैं, तो ऐसे होता है। फिर है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस कि अगर आपने शिफ्टिंग करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। एक रजिस्टर के अंदर 0 1 की फॉर्म में वैल्यूज पड़ी होंगी, उसको आपने लेफ्ट अगर शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे और ये क्यों करते हैं हम। SLL इसका मतलब है शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, मतलब आपने एक एक बिट करके लेफ्ट पे शिफ्ट करते जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव होते जाना है।
शिफ्ट राइट लॉजिकल SRL, राइट मूव करना है। शिफ्ट राइट अरिथमेटिक, ये भी राइट मूवमेंट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है शिफ्ट राइट लॉजिकल और राइट अरिथमेटिक में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल वैल्यू, ये और शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल दोनों बिल्कुल सेम है। शिफ्ट राइट लॉजिकल और शिफ्ट राइट लॉजिकल वैल्यू भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और SRA और SRV भी सेम है, बस माइनर सा डिफरेंस है, ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है ये असल में। देखें जी, अगर हमने शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल करना है SLL, तो मेरे पास, मैं सपोज कर रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू ये पड़ी थी रजिस्टर में, टेट्रा 0 1 0 1 0। अब लेफ्ट का मतलब है कि हर एक बिट लेफ्ट पे जाती जाएगी, और मेरे पास सपोज करें 8 बिट की स्पेस है, ये 8 ही वैल्यूज लिखी हुई हैं 0 1। तो मैं क्या करूँगा, हर एक वैल्यू को 1 1 पोजीशन लेफ्ट भेजता जाऊँगा, तो राइट पे मेरे पास एक स्पेस खाली बच जाएगी। ये देखें, ये खाली बच गई। बाकी पहले इस तरफ 4 जीरोस थे 1 0 1 0 से पहले, अब 3 जीरो बच गए क्योंकि एक लेफ्ट पे बाहर निकल गया, और इधर 1 0 1 0 ही बचा है राइट पे। तो जो वैल्यू, जो स्पेस खाली हुई 8th पोजीशन, वहां पे मैं एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दूंगा। अब आप जब इसको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो फर्स्ट वैल्यू की डेसिमल वैल्यू बनती है 10, सेकंड की बनती है 20। तो मैंने सिर्फ एक बिट लेफ्ट लॉजिकल किया है, एक बिट लेफ्ट शिफ्ट की है, इसका मतलब कि मेरे पास वैल्यू तो डबल हो गई। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि इसके थ्रू, शिफ्टिंग के थ्रू हम, खास तौर पे शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल के थ्रू हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं ओरिजिनल नंबर को सिर्फ 2 की पावर के साथ। 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो तो हम शिफ्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 टू रेज पावर नंबर ऑफ शिफ्ट्स। ओरिजिनल नंबर 10 था, मल्टीप्लाई बाय 2 टू रेज पावर नंबर ऑफ शिफ्ट्स, हमने एक बिट का शिफ्ट किया है तो 2 टू रेज पावर 1 हो गया। इसके आप परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 आ जाएगा, और आपके पास यही वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर आपने शिफ्ट राइट लॉजिकल करना हो तो हम कैसे करते हैं, शिफ्ट राइट लॉजिकल। चलें जी, शिफ्ट राइट लॉजिकल को देखते हैं। उसमें हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था हर वैल्यू को, इसमें हम राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट में शिफ्ट करते टाइम हमारे पास लेफ्ट पे एक वैल्यू की जगह खाली बच जाएगी एक डिजिट की, और वहां पर भी हम 0 ही ऐड करेंगे। यही इसका रूल होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, 1 को नहीं करोगे, सिर्फ 0 ही ऐड करोगे। अब क्या हुआ, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से डेसिमल में, इसको भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसको कन्वर्ट करते टाइम देखा तो 10 बन गया, इसको कन्वर्ट किया तो 5 आ रहा है, वो तो हाफ हो गया। इसका फॉर्मूला ये होता है ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 2 टू रेज पावर नंबर ऑफ शिफ्ट्स। ओरिजिनल नंबर 10 था, डिवाइड किया 2 से, टू रेज पावर शिफ्ट्स हमारे पास 1 थी, 2 टू रेज पावर 1 भी 2 ही होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। सिर्फ लेफ्ट लॉजिकल में 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 की पावर्स में, और राइट लॉजिकल में 2 की पावर से डिवाइड कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। अब राइट लॉजिकल और राइट अरिथमेटिक में डिफरेंस क्या है। राइट लॉजिकल में आपने राइट ही डायरेक्शन में मूव करना होता है, लेकिन जो स्पेस खाली बचती है ना लेफ्ट पे एक डिजिट की, बिट की, वहां पर हम 0 ऐड करते थे। ये देखिए, हमने 0 ऐड किया था, 0 ऐड हुआ था। लेकिन शिफ्ट राइट अरिथमेटिक में क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, लेकिन जो स्पेस खाली बचेगी ना, वहां पर जो वैल्यू लास्ट टाइम थी, जैसे कि 1 था, तो वही दोबारा भी आ जाएगी, आगे भी मूव होगी वो, और वहां पर भी वही रहेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास SLL और SLLV में डिफरेंस क्या है, या SRL और SRLV में क्या डिफरेंस है, या SRA और SRAV में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ माइनर सा है कि इसमें जो आपने जितनी बिट की शिफ्टिंग करनी होती है लॉजिकल में या अरिथमेटिक में, वी वाले ऑपरेशंस के अलावा जहां पर भी जितने बिट की शिफ्टिंग करनी होती है, वो आप इसी तरह इमीडिएट के तौर पे लिख देते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपने शिफ्टिंग करनी होती है, सपोज मैंने 10 बिट की ही करनी थी, लेकिन मैं एक बार लोड इमीडिएट करवाऊंगा S3 में उस वैल्यू को 10 को, फिर नीचे ये इंस्ट्रक्शन यूज कर लूंगा, अब भी उतने बिट की ही शिफ्टिंग होगी, लेकिन रजिस्टर्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा होगा। कोई हमारे पास इमीडिएट वैल्यू नहीं हम लिखवा रहे होंगे डायरेक्ट। डिफरेंस बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं इन इंस्ट्रक्शंस। आई होप
इस सब की आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी ये एक एग्जांपल है, इसको आप देख के रन भी कर सकते हैं।